हेलो पेरेंट्स, मैं हूं सचिन यादव। आई एम अ स्पेशल एजुकेटर सर्टिफाइड इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आज का हमारा टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। आज हम जानेंगे कि जो ऑटिज्म है इसके क्या सिम्टम होते हैं। एक पेरेंट जो पहली बार जिसको ये पता चलता है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, पहली बार जब डायग्नोज होता है उस बच्चे का कि हाँ ये जो चीज़ें कर रहा है ना, तो ये सिम्टम्स हैं ऑटिज्म के, और वो बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत स्क्रॉल करते हैं कि भाई पूरा दिन स्क्रॉल करते हैं कि ऑटिज्म ऑटिज्म ऑटिज्म, और थक हार के परेशान हो जाते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में डाल लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज ये वीडियो उन्हीं पेरेंट्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है कि ऑटिज्म क्या होता है, उसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि ऑटिज्म का पूरा नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम स्टैंड्स फॉर कि ये एक स्पेक्ट्रम है, एक अम्ब्रेला टर्म है कि भाई कोई भी ऑटिज्म का बच्चा अलाइक नहीं है। दो ऑटिस्टिक बच्चे एक जैसे नहीं है ना, उनमें आपस में बहुत वेरिएशंस है, बहुत उनमें डिफरेंसेस हैं। पर जब हम बहुत सारे केसेस पे काम करते हैं, ठीक है, आपने सोचो आपने 600 1000 500 बच्चों पे काम किया हुआ है, तो आप ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं जो कॉमनली हर बच्चे में हैं। ठीक है, आई एम 7 years एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड, है ना। पहला जो सबसे कॉमन चीज़ पेरेंट को देखने को मिलती है, कॉमन और जिसे कह सकते हैं सबसे बुरी भी कह सकते हैं, वो है रिग्रेशन। ऐसा केस, ऐसा बच्चा जिसको रिग्रेशन हुआ है कि जी 2 साल तक सब ठीक था, 2 साल तक सारे माइलस्टोन अच्छे से अचीव हुए, और उसके बाद इसने बोलना बंद कर दिया, इसने ये करना बंद कर दिया, उसने सब ठीक है। तो इस केस को कहते हैं रिग्रेशन होना, कि स्किल्स आई और चली गई। तो इस केस में क्या होता है, जब आप बच्चे पे काम करते हैं, जब आप बच्चे को सिखाते हैं, तो हमेशा एक फियर बना रहता है कि यार रिग्रेशन ना हो जाए, रिग्रेशन ना हो जाए, रिग्रेशन ना हो जाए। पर जनरली इट्स ऑब्जर्व्ड कि रिग्रेशन किन किन कारणों से हो सकता है। हो सकता है बच्चे को अर्ली स्टेजेस में बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला, पेरेंट वर्किंग थे, पेरेंट ने बच्चा मेड्स को दिया, है ना, या वो उसको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया कि भाई पेरेंट था, उसको नहीं पता था, उनका फर्स्ट बेबी था, वट एवर इट इज़, कि रो रहा है फ़ोन, खाना नहीं खा रहा फ़ोन, जो नहीं कर रहा बैठ नहीं रहा फ़ोन। तो वो फ़ोन पे इतना डिपेंड हो गया कि आज उसको खाना खाने के लिए फ़ोन लगता है, हर चीज़ के लिए फ़ोन लगता है, बिना फ़ोन के वो कुछ नहीं करता, और बिकॉज ऑफ दैट फ़ोन उस बच्चे की सारी स्किल्स रिग्रेशन हो गई, है ना। अब रिग्रेशन हो गई से क्या समझे आप, कि जब बच्चा उस स्क्रीन को देख रहा था उसने काफ़ी कुछ सीखा होगा कि भाई वो राइम्स गाने लगा, वो ये करने लगा, वो करने, बट वो किसी भी काम की नहीं है जब तक कोई लर्निंग ट्रांसफर नहीं हो रही कि भाई यहाँ भी सेम कर रहा है, घर पे भी कर रहा है, स्कूल में भी कर रहा है, बाहर भी कर रहा है, फ्रेंड के साथ भी कर रहा है, देन इट्स मीनिंगफुल। और वो सोसाइटी में होनी चाहिए, पर्सन्स में होनी चाहिए। ठीक है, फ़ोन में देख के आपस अपने आप में बोल दिया, है ना, बिना किसी को मीनिंगफुल यूज़ करे बोल दिया, तो फिर उसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो रिग्रेशन जिस केस में होता है वो सबसे ख़राब केस हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन टाइम अवॉइड करें, बच्चे को अपना रियल टाइम दें, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, दिन में कम से कम 1-2 घंटे उसको ज़रूर दें, सोने से पहले खासकर उसके साथ प्ले करें, बोथ पेरेंट्स, मदर एंड फादर एज वेल। और बच्चे को थोड़ा जॉइंट फैमिली में रखें, अकेला ना रखें। ऐसा नहीं है कि पेरेंट वर्किंग है और बच्चा है, ठीक है, ऐसा ना रखें, जॉइंट फैमिली में बच्चा रखें, और दादा दादी नाना नानी रिश्तेदारों बाकी बच्चों के साथ उसे घुलने मिलने का मौका दें, उन्हें सबका प्यार मिलने दें। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है, अगर जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, सब लोग उसके ऊपर काम करते हैं, बच्चा बहुत जल्दी रिकवरी ले लेता है ना, काफ़ी हद तक उसको मेन स्ट्रीम में हेल्प हो जाती है। ठीक है, चलेगा। तो अगला है हमारा आई कांटेक्ट, कि बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी आई कांटेक्ट नहीं करता, हमें देखता ही नहीं है। ठीक है, आई कांटेक्ट मेंटेन ही नहीं करता, आप उसको कितना भी बोले वो
नज़रें झुका के रखता है, या 2 सेकंड देखेगा फिर कहीं और देखेगा, या देखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में एक और चीज़ कही जाती है कि जब हम किसी को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि अगर मैं किसी को देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आएगा कि ठीक है, ये सामने वाला बंदा ये है, इसका नाम ये है, इसके बाल ऐसे, इसका चेहरा ऐसा, इसका रंग ऐसा, इसने ऐसे कपड़े पहने हैं। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ इंफॉर्मेशन जब हम किसी चीज़ को देखते हैं वो हमको रिसीव होती हैं और हम उसको प्रोसेस कर पाते हैं, तो हम देख भी पाते हैं। तो हमारे बच्चों के साथ बताया जाता है कि वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस नहीं कर पा रहा, इसलिए वो देखना अवॉइड कर रहा है। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग का इशू नहीं होता, रेयरली होगा कि अगर ऑटिस्टिक बच्चा है उसको अंडरस्टैंडिंग का इशू है, नहीं। ऑटिस्टिक बच्चे का IQ बहुत अच्छा होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। अगर वो नहीं देख पा रहा या नहीं देख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको समझ नहीं है इसलिए नहीं देख पा रहा, कि इतनी सारी चीज़ों की समझ नहीं, उसको अटेंशन का इशू है कि उसको अटेंशन वीक है, उसका अटेंशन पुअर है, वो एक साथ जॉइंट अटेंशन नहीं कर पा रहा है कि एक साथ 2 जगह अटेंशन देना, कान भी देखे और नाक भी देखी, समझ रहे हैं। तो हमारे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा केस में देखने को मिलता है कि वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करते, अटेंशन पुअर होता है ना। इसमें उनको फिर शू लेसेस बांधने में दिक्कत आती है, ठीक है, या अटेंशन के जितने काम है वो करने में उनको प्रॉब्लम आती है ना। अटेंशन का ही दूसरी एक और चीज़ है कि हो सकता है बच्चा अटेंशन अवॉइड कर रहा है, कि नहीं दे रहा, देख ही नहीं रहा, और हो सकता है कि वो अटेंशन सीख भी कर रहा है, ठीक है। 2 अलग अलग केस हो सकते हैं, एक बच्चा जो अटेंशन अवॉइड कर रहा है, एक है वो अटेंशन सीख कर रहा है, कि वो बात बात पे ये चाहता है कि कोई मुझे देखे, बात बात पे चाहता है कि ये देख मैंने क्या कर दिया, ये देख मैंने क्या कर दिया, कोई काम खराब किया तो दिखाता है कि मैंने खराब कर दिया, है ना। या कुछ बच्चे होते हैं ना, ये देख मुझे गुड मिला, मुझे वेरी गुड मिला, जनरली जो नॉर्मल बच्चे करते हैं। तो सेम वे बच्चा अटेंशन सीकिंग भी हो सकता है, वो जानबूझ के वो चीज़ें करेगा जिससे आप उसे अटेंशन दें। सेम सेंसरी इश्यूज में भी होता है कि एक बच्चा सेंसरी सीख करता है कि वो जानबूझ के अलग अलग टेक्सचर्स को टच करता है, फील करता है, और एक होता है वो सेंसरी अवॉइड करता है, हाथ में जैसे कुछ लगा साफ कर दिया, ठीक है। या हर तरीके की सेंसरी जब आप उसको देखते हो, टैक्टाइल देते हो, सॉफ्ट देते हो, हार्ड देते हो, व्हाटएवर, वो अवॉइड कर रहा है या सीख कर रहा है। ये दोनों चीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं अलग अलग बच्चों में, है ना। फिर देखने को मिलता है कि इसी में आई कॉन्टैक्ट में कि बच्चा अपनी आइज़ को रोटेट करता है, कि बैठा हुआ है उसने अपनी आइज़ घुमा ली, है ना, डोड़े फिर होते। तो ये भी एक केस है कि अब ये किस में काउंट हुआ, कि अटेंशन का वीक होना, पुअर होना, बच्चे का लॉस्टनेस में होना, कि बच्चा सर ये ना थोड़ा लॉस्ट रहता है, ये अपने आप में रहता है, गुमसुम रहता है, ये अलग ही दुनिया में रहता है, ठीक है। तो बच्चा वहाँ पे अपनी आइज़ भी रोटेट करता है जब वो खुद में होता है, ठीक है। बच्चा स्टेयरिंग करता है कि हाँ एक ही चीज़ को घूर के देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है, आपको नहीं पता वो क्या देख रहा है, जॉइंट अटेंशन, कि हाँ एक साथ 2 जगह अटेंशन नहीं दे पा रहा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चा किसी चीज़ को देख रहा है तो इसे कहते हैं कि बच्चा किसी होल को ना देख के पार्ट को देख रहा है। अगर वो बिल्ली देख रहा है तो बिल्ली को ना देख के उसकी पूंछ देख रहा हो सकता है ना, या कुछ और देख रहा हो सकता है। तो वो एक साथ एक चीज़ को पूरा ना देख के उसके सिर्फ किसी सब पार्ट को भी देख रहे हो सकते हैं, उस केस में वो घूर रहे हो सकते हैं, है ना। हाँ, इसी में है अगला आपका कोऑर्डिनेशन, कि एक ऑटिस्टिक बच्चा जो अटेंशन नहीं दे रहा, उस अटेंशन की वजह से उसका कोऑर्डिनेशन भी वीक होता है, वो अटेंटिव नहीं है इसलिए कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाता। कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा एग्जांपल है कि जब अपन डांस करते हैं तो डांस करने के लिए हम बहुत सारे रिदम करते हैं, तो वो हम तभी कर पाते हैं जब हम प्रॉपर अटेंटिव हैं, है ना। अगर हम अटेंटिव नहीं है तो हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चा स्टेबल नहीं होता, वो स्टेबल होकर एक जगह बैठता नहीं है, एक जगह खड़ा नहीं होता, है ना। स्टेबिलिटी मिसिंग होती है, सर ये कभी ऐसे करता रहता है, भागता ही रहता है, दिन भर भागता है, दिन भर जंप करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो एक जो होता है इसी का टाइप की ADHD है बच्चे को, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। ये ऑटिज्म का ही एक टाइप है जिसमें बच्चे का अटेंशन पुअर होता है और हाइपर एक्टिव सिम्टम्स होते हैं। वो एक साथ 10 बुक पढ़ देता है ना, और तुरंत चीज़ों को जल्दी से फिनिश करके दूसरी चीज़ न्यूनेस ढूंढता है कि नहीं 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 नहीं। और सेम एक ऑटिस्टिक बच्चा इस चीज़ के लिए रिजिड होता है कि उसको न्यूनेस नहीं चाहिए, ही इज़ टोटली रिजिड टू द न्यू चेंजेस,
उसको अपने कपड़े में चेंज नहीं चाहिए, सेम कपड़े चाहिए, उसको अपने खाने में चेंज नहीं चाहिए, उसको अपने डेली रूटीन में कोई चेंज नहीं चाहिए। जब जब आप चेंज करोगे बच्चा बिहेवियर में आता है, बच्चा बिहेवियर इश्यूज अडेप्ट करता है। सही है। तो देयर आर सो मेनी कॉमन सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म जिनकी अपनी एक बहुत लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन है। फिलहाल हम इतना ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटिज्म के टाइप और कॉजेज पर जाएंगे। ठीक है, चलेगा। और अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो हो सकता है कि वो ऑल द टाइम जंप करता हो, रन करता हो या थकता ना हो। पेरेंट की शिकायत है कि सर ये तो थकता ही नहीं, हम कुछ भी कर लें, कितना भी इसको काम करा लें, पर ये तो थकता ही नहीं, हम थक जाते हैं, बताइए हम क्या करें। तो हम थकते तब हैं जब हम मीनिंगफुल काम करते हैं। जब हम मीनिंगफुल काम करेंगे तो ही हमारी बॉडी टायर्ड होती है। अगर हम नॉन मीनिंगफुल चीज़ें कर रहे हैं बॉडी टायर्ड नहीं होती। फिर मीनिंगफुल भी कर रहे हैं चलेगा। अब उसमें क्या है, जो बच्चा है उसको सेंसेशन फील नहीं हो रहा, वो जल जा रहा है पर उसको वो जला वो फील नहीं हो रहा, वो रो नहीं रहा, ठीक है, और वो टायर्ड फील नहीं कर रहा। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चा अगर है, उसको अगर आपने कोई स्किल सिखा दी कि उसको स्किल आ गया, उसको स्विमिंग आ गया, उसको साइकिलिंग आ गया, उसको कुछ आ गया, तो फिर उनका कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं होता। वो बहुत अच्छा एक्सीलेंस करते हैं। जब वो टाइप्स में जाएंगे तो हम बताएंगे कि किस टाइप में ऐसा आता है कि बच्चा हायर इंटेलिजेंस वाले होते हैं, एक्सपर्जर होते हैं और क्लासिकल। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटिज्म, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट है कि बच्चा पुअर कोऑर्डिनेशन स्टेबिलिटी हो गया, स्टैंडिंग। हाँ, सेंसरी इश्यूज कि ऑटिस्टिक बच्चे के साथ सेंसरी इश्यूज भी होते हैं। सेंसरी इश्यूज में हो सकता है उसको ईटिंग में इशू कि सर ये चीज़ नहीं खाता, ये चीज़ नहीं खाता, या ये बहुत ज़्यादा खाता है, ये सॉलिड फूड नहीं खाता, ये स्पॉन्जी फूड नहीं खाता, ये कैसे हार्ड चीज़ें अवॉइड करता है। ठीक है, तो वो उसके ईटिंग पैटर्न हो सकते हैं कि उसका ईटिंग पैटर्न क्या है, क्या चीज़ें वो अवॉइड करता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता। जब बेसिक नीड की खाना और पानी अगर अच्छे से वो नहीं लेता तो उसकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उस पर काम करते हैं। सेम क्लोथिंग का है कि इस तरीके के कपड़े नहीं पहनता, एक ही तरीके के पहनता है ना। फिर आपका है कि बाल कटवाते वक्त बहुत दिक्कत करता है, बहुत रोता है, कटवाता नहीं है, 10 लोग उसको पकड़ते हैं, नाखून नहीं कटवाता है ना। या ब्रशिंग कि भाई सर ब्रशिंग नहीं करता, कितनी भी कोशिश कर लो ब्रश करता ही नहीं है, दांत ऐसे हैं, खराब हो रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो सेंसिटिव इश्यूज भी हमारे बच्चों को देखने को मिलते हैं। फिर है टिक्स का मतलब है इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जिसमें बच्चे का कंट्रोल नहीं है, फ्लैप हो रहा है, स्टिम हो रहा है, जंप हो रहा है। ये क्यों है कि बच्चा टिक्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट कर रहा है जिसको उसका कोई कंट्रोल नहीं है, जिसको हम फ्लैपिंग स्टिमिंग भी कह देते हैं, जहाँ पे बच्चा काम तो कर रहा है पर काम करते करते बीच में, तो इसके लिए कहते हैं कि भाई किसी भी चीज़ को आप बिहेवियर तभी मानो, उसे फोकस तभी करो अगर वो लर्निंग में हर्डल बन रहा है। अगर कोई बिहेवियर आपकी लर्निंग हैम्पर नहीं कर रहा, लर्निंग हैम्पर नहीं हो रही, देन इट्स ओके, आप उस पर साइड बाय साइड काम करें, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की बढ़ा दें कि उसको खुद समझ में आ जाए कि आज जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये गलत है। ठीक है, उसको पीयर ग्रुप दें। जब 10 लोग शांति से बैठे तो वो भी धीरे धीरे वो अडेप्ट कर लेगा। बच्चा बच्चों में सीखता है, उसको एक अच्छा पीयर ग्रुप अगर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सेंसरी इशूज में कि टो वॉकिंग आता है कि बच्चा सर ये टो वॉकिंग करता है, यानी कि वो पैरों की जो सेंसरी है, पैर जब जिस ज़मीन में टच हो रहे हैं वो सेंसरी अवॉइड कर रहा है। ठीक है, तो टो वॉक करना। और फिर ये भी हो सकता है कि बच्चे ने कोई चीज़ है पहली बार उसने ट्राई करी, कि उसने पहली बार वो करके देखा कि भाई उसने एक पॉट गिरा, उसकी आवाज़, उसका वो टूटना, उसको मज़ा आ गया। नहीं तो फिर जैसे वो टूटा मम्मी ने गुस्सा करा, तो वो फिर उसको कंटिन्यू रख रहा है कि उसको वो पहली बार जब उसने ट्राई किया, उसको अटेंशन मिल गई, उसको वो मज़ा आ गया, तो फिर वो उसको कंटिन्यू रखा। तो पहली बार जब टू वॉक करा तो भी वो कई बार, अब अगर वो सेंचुरी इशू है ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कोई चीज़ अगर सेंचुरी इशू है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उस पर काम करा जाता है अच्छे से, है ना, प्रॉपर गोल एक्टिविटीज़ प्लान करके। और अगर वो बिहेवियर है, सेंसरी इशू नहीं है, बिहेवियर अडेप्ट करा बच्चे ने, तो बहुत इजीली भी सॉल्व हो जाता है ना। कि अगर सिर्फ उसने बिहेवियर पैटर्न बनाया तो पैटर्न टूटते बच्चा सॉल्व। सही। नेक्स्ट है स्लो लर्नर, पर ये आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। ऑटिस्टिक बच्चे स्लो लर्नर नहीं होते, वो अटेंशन वीक होने की वजह से
चीज़ें देर से सीखते हैं, अटेंशन अच्छा होता है, उनका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। स्लो लर्नर आपको किस केस में देखने को मिलेगा, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो बच्चे को रिटार्डेड केस है, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उसको, ठीक है, अलग अलग, तो ऐसा होता है कि वो भूलते हैं, सीखने में बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आती है, बार बार भूलना और बहुत धीरे धीरे सीखना, वहाँ पे स्लो लर्नर का केस हो सकता है। और मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जिसका नया नाम है वो केस हो सकता है, ठीक है। बच्चा क्रैंकी रहता है, क्राइम करता रहता है ना, 5 साल 6 साल 7 साल हो गए अभी भी क्राइम नहीं गई, अभी भी क्रैंकी रहता है, या पेरेंट के ऊपर डिपेंड है, बहुत ज़्यादा उनसे अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितना ऑटिस्टिक सिम्टम है, जितना वो इश्यू है, उससे ज़्यादा पेरेंट का गलत डीलिंग है कि भाई पेरेंट ने उसको इंडिपेंडेंट काम करने ही नहीं दिया, पेरेंट ने उसको छोड़ा ही नहीं, ठीक है, वो कहते हैं ना ओवर लव किया उसको, चलेगा। तो नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप। ऑटिस्टिक बच्चे को रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती है, उसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी रिश्तेदारों के साथ कि मैं कुछ ऐसा ना करूँ कि ये मुझसे नाराज़ हो जाए, है ना, ये गुस्सा हो जाए, ये मेरे से ना मिलने आए, तो दे डोंट अंडरस्टैंड एंड मेंटेन रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते या कर नहीं पाएंगे, बट बिकॉज कि उसका सोशलाइजेशन वीक होता है, वीक है, इसलिए ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और फिर ये भी है कि दे डोंट अंडरस्टैंड इमोशंस। भाई मेरे पापा आज सैड है, क्यों सैड है, हो सकता है आज ऑफिस में उनका दिन अच्छा नहीं रहा, कोई बात हो गई है ना, मम्मा का पेट दर्द है इसलिए वो नाराज़ है, वट एवर इट इज़। तो क्योंकि उनको इमोशंस समझ में नहीं आ रहे, इसलिए भी वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते, सही है। तो जैसे जैसे बच्चे का सोशलाइजेशन अच्छा होता है, जैसे जैसे आप उसको स्कूलिंग देते हो, उसको आप फैमिली फ्रेंड्स सर्कल देते हो, आप उसको गैदरिंग देते हो, आप उसके पीयर ग्रुप पे काम करते हो, है ना, उसको जब आप उसके सोशलाइज्ड गोल पे काम करते हो तो बच्चा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाता है। पेरेंट को समझना चाहिए कि एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोशलाइजेशन ही होता है। अगर बच्चा सोशलाइज्ड है तो वो बातें भी करेगा, वो कम्युनिकेट भी करेगा, सोशल है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो बिहेवियर भी अपने आप कम हो जाएंगे। और जब ये तीनों चीज़ हो रही है तो मोटर स्किल, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा और समझ बढ़ने लगेगी, समझ बढ़ जाएगी तो आपका बच्चा सॉल्व हो गया, है ना, चलेगा। तो नेक्स्ट है आपका स्क्रीन टाइम, कि बच्चा ओवर डिपेंडेंट है फ़ोन पर, दिन भर फ़ोन देख रहा है, 4-4 घंटे 6-6 घंटे स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन टाइम टोटली अवॉइड करें पेरेंट, जिसको हम वर्चुअल ऑटिज्म भी कहते हैं, कि बच्चे को ऑटिज्म नहीं था, उसने वो डेवलप कर लिया, ऑटिस्टिक सिम्टम आ गए क्योंकि उसको अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा फ़ोन स्क्रीन टाइम मिल गया, है ना। तो स्क्रीन टाइम ना दें, वो जो रेडिएशंस हैं, वो जो बच्चा उसमें लॉस्ट हो जाता है, वो अपनी स्किल खो देता है, तो बच्चे को वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, की एक ऑटिस्टिक बच्चा कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं करता, वो बैक एंड फोर्थ नहीं करता, आप उसे कहा हेलो तो वो आपको आपकी बात रिपीट कर देगा। सपोज आपने बोला कि हेलो अक्षय, तो वो बोलेगा हेलो अक्षय, सही है। तो बैक एंड फोर्थ ऑफ कम्युनिकेशन मिसिंग होता है ना, जिस पे हमें काम करना पड़ता है। फिर आपका है फेशियल एक्सप्रेशन, बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन, खुशी का एक्सप्रेशन, दुख का, गुस्से का, है ना, अलग अलग जो एक्सप्रेशन हम दिन भर में शो करते हैं वो हमारे बच्चे जनरली मिसिंग होते हैं। दे डोंट शो सो मच एक्सप्रेशन। एक थोड़ा रोने का एक्सप्रेशन आएगा और खुशी का है ना, गुस्सा होने का एक्सप्लेनेशन, और बाकी जो बहुत माइन्यूट है वो बहुत मिसिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेटिकुलर इमेजिनेशन पार्ट, की जनरली देखने को मिलता है कि हमारा बच्चा इमेजिनेशन वाले काम कम कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं दिखा रहा, डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा और इमेजिनेटिव प्ले नहीं कर रहा। एक बच्चा होता है कि दिन भर में 10 प्ले बनाता है, कभी किसी चीज़ से प्ले बनाता है, कभी किसी चीज़, तो वो चीज़ हमारे बच्चों में मिसिंग होती है। तो जब आप एक थेरेपी करवाते हैं, इंटरवेंशन प्लान करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब आपने प्रिटेंड प्ले पर इमेजिनेशन पार्ट पे काम करना है। बच्चे के लिए खेलना ही उसका काम है, पेरेंट को ये बात समझनी होगी। जो बच्चा खेल रहा है वो मतलब एक काम ही कर रहा है ना, प्ले इज फॉर द चाइल्ड। अगर आप उसे खेलने से अवॉइड रोकेंगे तो आप उसका नुकसान करेंगे, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं करता, डिसीजन नहीं लेता,
जहाँ उसको डिसीजन लेना है वहाँ पे वो चीज़ों को छोड़ देगा, अवॉइड कर देगा। जैसे उसको लगेगा कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं, टास्क कॉम्प्लेक्स हो रहा है, वो वहाँ अवॉइड कर देता है। नेक्स्ट है कि प्रेफरेंसेस, परफेक्टनेस, क्लीनलीनेस एंड अरेंज्ड। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, वो अपनी चीज़ों को एकदम सुव्यवस्थित ढंग से रखना, अपने कपड़ों को, अपने हाथों, अपनी बॉडी को साफ रखना, है ना, और चीज़ों को एकदम परफेक्टली करना, जो जहाँ जैसा रखा है वो वैसा ही रखा रहना चाहिए। ठीक है, ये सिम्टम आपको कई बार देखने को मिलेगा। वो अपनी चीज़ों को एकदम अरेंज करके रखेंगे। अगर कार लेनी तो उसको एकदम अलाइन करके लगा देंगे, सारी कार लगा देंगे। ठीक है, व्हीकल्स की तरफ उनका ज़्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलता है, व्हीकल्स, एनिमल्स, है ना, इन चीज़ों की तरफ। व्हील स्पिनिंग की, टायर को घुमाते ही जा रहे हैं, अपने हाथों को बार बार ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, वो सब अटेंशन के अंदर आ जाता है। फोकस्ड ऑन पार्ट नॉट एज अ होल, मैंने अभी बताया कि चीज़ों को पूरा नहीं देख रहे। अगर मार्कर देख रहे हैं तो मार्कर का सिर्फ टिप देख रहे हैं, पूरा मार्कर नहीं देख रहे। सेल्फ एंड अदर हार्म, बहुत जो सबसे प्रोफाउंड केस देखने को मिलते हैं उसमें ये होता है कि एक ऑटिस्टिक बच्चा दूसरों को हिट कर रहा है, खुद को हिट कर रहा है, खुद के खून निकाल रहा है, खुद को मार रहा है ना, तो ये सबसे प्रोफाउंड केस होता है। इस केसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पेरेंट को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है ना। थेरेपी थोड़ा लंबे टाइम तक करवानी चाहिए और चलती है। टीयर टॉर नेगेटिव बिहेवियर, पेरेंट आते हैं कहते हैं सर ये ना सारे वो काम करता है जो एकदम, जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, जो नहीं करने चाहिए, चीज़ों को तोड़ देगा, फोड़ देगा, फेंक देगा, बिगाड़ देगा, है ना, उसी में उसको मज़ा आता है। तो पेरेंट, हमारा जो ये ब्रेन है वो ना नेगेटिव वायरिंग वाले काम ज़्यादा करता है कि भाई आप किसी को बोलो कि अच्छा ऐसा मत करना, यहाँ मत बैठना, तो हमारा ब्रेन हमको बार बार वही बात बोलता है कि यहीं बैठो, ऐसा क्या है यहाँ पे, सही है। तो बच्चों को आप नो ना बोलें, है ना, स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चे को नो ना बोलें, उसको ये बताएं करना क्या है। सोचो आप वो बार बार जंप कर रहा है तो ये मत बोलो कि जंप मत करो, बोलो अच्छे से खड़े हो जाओ, है ना, तो क्या करना है वो बताओ, नो मत बोलिए, है ना, ताकि वो नेगेटिव बिहेवियर कम आए। ये ऐसे बिहेवियर तभी ज़्यादा बच्चे करते हैं जब गलत अटेंशन मिल जाती है। फिर आपका है नेम रिस्पॉन्डिंग, देखने को मिलती है कि हमारे बच्चे जनरली नेम रिस्पॉन्स नहीं करते, कि आप बार बार उनका नाम ले रहे हो और वो देख ही नहीं रहे हो, है ना। तो इस केस में क्या करते हैं कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा नाम लेने पर भी नहीं देख रहा है तो अवॉइड करिए नाम लेना। अगर आप एक पेरेंट हैं, माँ बाप हैं, तो ऑलरेडी वो आपकी वॉइस जानता है कि मम्मी की आवाज़ है, पापा की आवाज़ है, तो वो वैसे भी रिस्पॉन्स करने वाला है। तो आप जितना कम नाम लेंगे उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो रेयर केस में नाम लें, और जब लें तो सिर्फ मैक्सिमम 2 बार ट्राई करें। सपोज किसी का नाम दक्ष है, तो आपने बोला दक्ष, एक बार उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, नाउ अब आवाज़ चेंज कर दो, हाई पिच कर लो, लो पिच कर लो, अलग वेरिएशन कर लो, दक्ष, देन वो रिस्पॉन्स कर दे। 2 बार में किया, वेरी गुड, नहीं किया तो छोड़ दो। आपको बहुत चाहिए तो फिर आप फिंगर से ले लो, या अलग अलग चीज़ें अटेंशन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आपने यहाँ स्पार्कल लगा लिया, स्माइली लगा लिया, ठीक है, या आपने ऐसा कुछ किया, तो देयर आर डिफरेंट फनी मेथड्स जिनसे आप अटेंशन ले सकते हैं, सही। फिर आपका है कि बच्चा की जो स्पीच है वो कैसी है, वो नॉन मीनिंगफुल वॉइस कर रहा है, दिन भर आवाज़ कर रहा है लेकिन जिसका कोई भी मतलब नहीं है, ऐसी आवाज़ें कर रहा है। 1 वर्ड स्पीच, एक ही वर्ड बोलता है, एक ही वर्ड, किसी भी चीज़ के लिए सिर्फ एक वर्ड, ठीक है। या एको ले लिया कि जो सुन लिया, जिसका सुन लिया, कि सर इसने 2 दिन पहले ये सुना था, अब तक वही बोल रहा है, सही है। तो कुछ सुन लिया और दिन भर फिर वही चल रहा है, वो एक्विलिया का केस होता है। वहाँ पे हमारे बच्चों के साथ क्या होता है कि वो खुद को समझाते हैं, जब वो ये डिफरेंट मूवमेंट कर रहे हैं या खुद में हैं, तो वो खुद को सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक छोटा बच्चा जो होता है, अब हम जब अकेले बैठे हैं तो हम कहते हैं यार आज ऐसा कर दिया, ये नहीं करना था, वो करना था, कल वो कर दूँगा। हम खुद से बात करते हैं, खुद को समझाते हैं, सेल्फ डायरेक्ट, सेल्फ रेगुलेट। सेम बच्चा भी वो काम करता है, वो उस काम को करने के लिए अलग अलग मूवमेंट करता है जहाँ पे वो सोच पाता है, सही। फिर है ओनली रेफरेंस, की कुछ बच्चे होते हैं कि बोलते हैं, पर कब बोलते हैं, जब उनकी बहुत डेस्परेट नीड होती है, कि बहुत ज़्यादा नीड है, तो ही बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज प्यास लगी है, वॉशरूम जाना है, व्हाटएवर इट इज़, तो ही बोलेंगे। उनका कोई फेवरेट सामान दिख गया तो बोलेंगे, वरना सिर्फ रेफरेंस लेंगे हाथ पकड़ कर। और पेरेंट अगर जब तक आप वो काम कराते रहेंगे, बच्चा रेफरेंस ही लेगा। आपने
ये जितनी भी चीज़ें हैं जब आप उसको ठीक करने जाएंगे तो आपने बच्चे की नीड डेवलप करनी होगी। जब नीड डेवलप होगी तो ही बच्चा उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। जिसे आप कंटिन्यूंसी सेट करना भी कह देते हैं कि भाई जब तक आप ये सेट नहीं कर रहे कि मैं क्या करूँ, क्यों करूँ, क्या मिलेगा उस करने से, जब तक बच्चे के ब्रेन को वो समझ में नहीं आ रहा वो काम नहीं करेगा, है ना। अगला है स्पीक ओनली व्हेन डेस्परेट नीड, ये बताया मैंने आपको। स्लीप पैटर्न, और हाँ कि भाई हमारे बच्चों के साथ जनरली देखने को मिलता है कि उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, जो बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड केस होते हैं, जो कहते हैं ना बहुत एकदम प्योर ऑटिस्टिक बच्चा जो कहते हैं, जिसका जनरल माइलस्टोन डिले ना होके, स्क्रीन टाइम वर्चुअल ऑटिज्म ना होके प्रॉपर ऑटिस्टिक सिम्टम्स इस बच्चे में है और बहुत सीवियर केस है, तो वहाँ स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब भी देखने को मिलते हैं कि भाई बच्चा सोता है, जग जाता है, फिर रोता रहता है, फिर जग जाता है, ठीक है। तो स्लीप पैटर्न भी बहुत बड़ा फैक्टर आता है। ब्लैक मार्क्स की बहुत ज़्यादा केसेस में देखने को मिलता है कि बच्चे के बॉडी पे कहीं ना कहीं जो तिल होते हैं उनसे हट के एक ब्लैक मार्क देखने को मिलता है, वो किसी भी जगह हो सकता है। तो ये भी कॉमन सिम्टम्स है जो ऑटिज्म के गस्टेशन इशू में होते हैं कि भाई उनका पेट जनरली साफ नहीं होता है ना। तो आप ऐसे केस में अच्छी डाइट लें, एक प्रॉपर डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन से जिसको ऑटिज्म की नॉलेज हो, आप उनसे डाइट लें, बच्चे की डाइट प्लान करें तो उस पर काम करें। जितने भी हाईली एनर्जेटिक फूड है वो अवॉइड करें, अगर बच्चा हाइपर एक्टिवनेस शो करता है तो। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टाइप्स ऑफ ऑटिज्म, कॉजेज ऑफ ऑटिज्म के साथ, ठीक है। एक और वीडियो है वो मैं पोस्ट करूँगा अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर है कि भाई हमें बच्चे का इंटरवेंशन कैसे प्लान करना है, कब प्लान करना है। चलिए, थैंक यू सो मच।